द गर्ल नेक्स्ट डोर ये 2007 की एक अमेरिकन फिल्म है जो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, सिल्विया नाम की लड़की पर। ये एक 16 साल की लड़की होती है जिसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, बट इसने अपनी 16 साल की उम्र में इतना कुछ सहा होता है, इतना दर्द और टॉर्चर सहा है। फिल्म में उसी चीज़ को बयां करने की कोशिश की गई है। इस रियल लाइफ मर्डर केस पर एक नॉवल भी लिखी गई थी 1989 में, द गर्ल नेक्स्ट डोर के नाम से, और ये मूवी भी उसी पर बेस्ड है और यहाँ पर उसी के बारे में जानकारी दी गई है और ये मूवी भी उसी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है डेविड जो जॉब पर से लौट रहा होता है और यहाँ पर वो देखता है कि एक काफ़ी गरीब और बेघर बंदा होता है जो वहाँ से रोड क्रॉस कर रहा होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो उसके पास जाता है, उसको CPR देता है ताकि उसकी जान बच सके और वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और उसे लेकर चली जाती है। यहाँ पर डेविड कहता है कि अगर उसकी जान बचाने के लिए उस कार के आगे उसे खुद को भी आना पड़ता तो वो आ जाता, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देखा हुआ होता है, उसे एक जान की कीमत पता होती है। उसके बाद वो अपने घर लौटता है और यहाँ पर वो एक पेंटिंग को देखने लगता है, जिसके बाद ये कहानी 1958 की गर्मियों की तरफ फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हमें डेविड दिखाया जाता है जो भी एक टीनेज होता है और वहाँ पर एक झील के किनारे क्रेफिश पकड़ रहा होता है। यहाँ पर अचानक से मैग आ जाती है और वहाँ पर उसे क्रेफिश को देखने लगती है और इन दोनों की बात होती है। मैग उसे बताती है कि उसकी एक छोटी बहन भी है, सुजन, जो पैरालाइज है पोलियो की वजह से और वो चल नहीं पाती है और उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है उसके एक कार एक्सीडेंट के दौरान में, तो इसलिए वो भी एक अपनी आंट के घर आई हुई है। इसके बाद जब मैग वहाँ से जाने लगती है तो डेविड उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहने आई हो, तो वो उसे बताती है कि मेरी आंट रूथ के घर पर। तो यहाँ पर डेविड उससे कहता है कि फिर तो हम पड़ोसी हुए, क्योंकि मैं भी वहीं रहता हूँ। उसके बाद डेविड रूथ के घर जाता है ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके, क्योंकि उसका ज़्यादातर समय वहीं बीतता था अपने दोस्तों के पास। बाहर जाते हैं और अपने कुछ और दोस्तों से मिलते हैं और ये सारे दोस्त मिलकर के एक खेल खेलने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो उसे एक लड़की के आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और पट्टी बांधने के बाद एक खेल शुरू करते हैं और खेल के नियमों के अनुसार जब वो हार जाती है तो उसे बांध करके उससे सेक्सुअली क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसे गंदे गंदे सवाल पूछे जाते हैं और जब वो उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाती है तो उसे सांप से एक बड़े से सांप के जरिए उसे डराया भी जाता है। इसके बाद डेविड की मैग से मुलाकात होती है एक एब्यूजमेंट पार्क में, जहाँ पर वो एक झूले पर झूलते हैं और आपस में बातें भी करते हैं, क्योंकि मैग डेविड के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि वो उन्हें और लड़कों की तरह नहीं समझती, वो उसे एक अच्छा दोस्त मानती है। डेविड भी मैग को कहीं ना कहीं पसंद करता होता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है यहाँ पर रूथ के लड़के और साथ ही साथ उनके दोस्त भी बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर रूथ ने अपने बच्चों को पूरी छूट दे रखी होती है किसी भी बारे में बात करने की या कुछ भी करने की, और साथ ही साथ वो अपने बच्चों को सिगरेट और बियर तो खुद ही ऑफर करती थी। इसके बाद वो अपने बच्चों को कार्निवल के बारे में बताती है, जहाँ पर लड़कियाँ अपनी स्कर्ट उठा करके चलती हैं और एक छोटी छोटी ब्रास में नाचती हैं। उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर के कार्निवल जाती है और मैग को वहाँ पर देखभाल के लिए छोड़ देती है। रूथ एक बहुत अजीब औरत होती है, उसे अजीब इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो दिखने में ही इंसान है, लेकिन वो असल में एक खूंटे से बनने वाले जानवर से कम नहीं होती है। उसकी सोच बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, वाहियात होती है, जिसके बारे में आपको आगे और पता चलेगा। इसके बाद जब रात होती है तो हमें दिखाया जाता है कि ये सारे लड़के कैंप लगा करके बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं। ऐसे प्लान बनाते हैं और पेड़ पर चढ़ करके मैग को कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर मैग लाइट बंद कर देती है और उनका प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर रुथ पेड़ पर लगे जालों को जलाने के लिए लड़कों को इकट्ठा करती है और साथ ही साथ वहाँ पर मैग भी होती है, बट मैग वो ये काम करने से मना कर दी थी, इसलिए अच्छी खाती उसकी झंड करती है, उसको काफ़ी सुनाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि डेविड बर्गर खरीद रहा होता है, पीछे से मैग आ जाती है और उससे एक अपने लिए बर्गर लेने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों बैठ करके बर्गर खा रहे होते हैं और यहाँ पर क्योंकि मैग डेविड के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, इसलिए वो जो चीज़ें वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती वो डेविड के साथ करती है। वो उसे बताती है कि उसे 2 दिन से खाना नहीं दिया गया, ये कहकर कि वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो रही है, वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हेल्थी है। और इसके बाद वो उसे बताती है कि उसे पेंटिंग का भी काफ़ी शौक था, बट अब क्योंकि वो रूथ के घर आ चुकी है इसलिए वो पेंटिंग भी नहीं बना पाती और यहाँ पर डेविड उसे थोड़ा सा मोटिवेट करता है, उसको बोलता है कि इतनी टेंशन मत लो, तुम अभी भी पेंटिंग बना सकती हो और काफ़ी अच्छी बनाओगी। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम रूथ के लिए पेंटिंग बनाओ, क्या पता वो तुम्हारे लिए फिर इतना ज़्यादा रूट ना रहे, तुमसे खुश हो जाए, बट वो यहाँ पर मना कर देती कि नहीं। तो यहाँ पर डेविड उसे कन्विंस कर लेता है अपने खुद के लिए पेंटिंग बनवाने के लिए और यहाँ पर मैग उस मान जाती है कि उसके लिए एक पेंटिंग बनाने के लिए। डेविड अपने घर से देखता है कि रूथ सच में उन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेव करती है और उनसे काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी से बात करती है। इसके बाद मैग वहाँ पर आती है, उस पेंटिंग को डेविड को देकर के वहाँ से चली जाती है। डेविड उस पेंटिंग को लेकर के रूथ के पास जाता है और वो रूथ से कहता है कि मैग काफ़ी अच्छी पेंटिंग करती है और उसने तुम्हारे लिए एक पेंटिंग बनाई है, और वो उस पेंटिंग को निकाल करके रूथ को दे देता है। यहाँ पर मैग परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी आंट रूथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इस बारे में डेविड को कोई खास खबर नहीं होती है। और यहाँ पर रूथ समझ जाती है क्योंकि उस पेंटिंग में एक लड़का होता है, इसलिए वो उससे कहते हैं कि डेविड ये पेंटिंग मेरे लिए नहीं बल्कि मैग ने तुम्हारे लिए बनाई है। इसके बाद वो खड़ी होती है और मैग की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करने लगती है। वो उसे कहते हैं कि लड़कियों का काम होता है लड़कों को अपनी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट करना और उनसे अपनी ज़रूरतें पूरी करवाना, और तुम भी यही कर रही हो और तुम इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहती है और जिसे सुनने के बाद मैग को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है। उसके जो भाई होते हैं वो भी उसे काफ़ी गंदी नज़रों से देखने लगते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेविड सो रहा होता है, क्योंकि और बगल वाले घर से काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा होता है, इसलिए वो खिड़की से झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि रूथ उन दोनों बहनों पर, सुजैन और मैग पर काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती है, उनको काफ़ी बुरा भला बोल रही होती है, क्योंकि शायद वो उन दोनों को पसंद नहीं करती। पर डेविड यहाँ पर मजबूर होता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। तो तब हो जाती है जब मैग के भाई उसके साथ जबरदस्ती खेलने की कोशिश करते हैं, मैग के मना करने के बावजूद वो उसे गलत जगह टच करने लगते हैं, जिससे मैग नाराज होकर के उसको थप्पड़ मार देती है। और जब यह बात रूथ को पता चलती है तो रूथ इस बात से काफ़ी नाराज होती है और अपने बेटे का बदला लेने के लिए उसकी बहन सुजैन के साथ अत्याचार करने की सोचती है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, उसकी बहन सुजैन के पोलियो की वजह से बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकती और वो एक छोटी सी लड़की है जिसे बिल्कुल भी इतनी समझ नहीं होती है, और वह उसके हाथ में जो एक प्लास्टिक का छोटा सा डंडा सा होता है वह उसी से उसे मारने लगती है। तो उसकी बहन सुजैन दर्द से रो रही होती है, तो वहाँ पर मैग आ जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर उसके लड़के उसे पकड़ लेते हैं और वह उससे इस बात के लिए माफ़ी मांगती है ताकि वो उसकी बहन को बख्श दे। अगले दिन हम देखते हैं कि मैग इन सब से निजात पाने के लिए एक पुलिस वाले से इन सब की शिकायत करती है ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। जब पुलिस से शिकायत वाली बात रूथ को पता चल जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मैग को सबक सिखाने की सोचती है। इसके बाद डेविड जब अपने घर पर डिनर कर रहा होता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो उनसे इजाज़त लेता है ताकि वो उनके घर पर जाके एक रात के लिए सो सके।
और जब वो उनके घर जाता है, रूथ के घर जाता है, तो वो देखता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति होती है। इसके बाद वो डेविड नीचे बेसमेंट में जाकर के देखता है, तो वो देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर उन लोगों ने मेग को कुछ बुक्स पर खड़ा करके उसके दोनों हाथों को रस्सियों से बांध रखा होता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसका मुंह बंद कर रखा होता है। और यहाँ पर वो एक खेल खेल रहे होते हैं जहाँ पर वो उसके बेटे उससे कुछ गंदी गंदी बातों के सवाल करते हैं ताकि वो उसका जवाब दे सके, और साथ ही साथ वो कुछ अपने बारे में कुछ गंदी बातें कन्फेस कर सके। और यहाँ पर रूथ भी होती है, बट उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता बोलने को, और वो अपने बेटे को इजाज़त दे देती है कि वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। और उसका बेटा उसी के सामने वो सारी बुक्स हटा देता है, उसके पैरों के नीचे से एक एक करके वो सारी बुक्स हटा देता है, जिसकी वजह से मैग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने लगती है और पूरी तरह से उन रस्सियों पर झूल जाती है, क्योंकि उसके पास कुछ भी बोलने को होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर रूथ की हैवानियत एक नेक्स्ट लेवल पर जाती है और वो अपने बेटे को इजाज़त देती है कि वो उसके पूरे कपड़े उतार दे। और यहाँ पर वो उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसे बिना कपड़ों के देख करके उसका बेटा उसको छूने वाला होता है, बट यहाँ पर रूथ उसे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि ये एक बहुत गंदी लड़की है जिसने पता नहीं कितनों के साथ संबंध बनाया है, उसमें काफ़ी बीमारियां, तो तुम इसे छू करके वो बीमारी अपने अंदर मत लाओ। और वो वहाँ उन सबसे मना करती है कि कोई भी उसे ना छुए। इसके बाद वो सब ऊपर सोने के लिए चले जाते हैं, उसे वहीं पर बंधा हुआ छोड़ करके। इसके बाद वो सारे लड़के प्लान बताते हैं कि नीचे जाकर के वो उसको छू करके देखेंगे, बट क्योंकि उसकी माँ ने मना किया होता है इसलिए वो डर भी रहे होते हैं। इसलिए वो नीचे जाते हैं और मैग से पानी पिलाने के बदले में उसे छूने की इजाज़त मांगते हैं। और उसे पानी पिलाने के बाद जब उसे छूने की कोशिश करते हैं तो मैग वहाँ उसे रोकती है और उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की मैं चिल्ला दूंगी और रूथ वहाँ आ जाएगी और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मारेगी। जिस बात से डरने के बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि रूथ मैग को एक सूखा टोस्ट खिलाने की कोशिश कर रही होती है। मैग जो पिछले कई घंटों से वहाँ पर बंधी हुई होती है और बिल्कुल अधमरी हालत में होती है, जिसका गला काफ़ी ज़्यादा सूखा होता है और उसके लिए वो टोस्ट निकल पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो बेरहम औरत उसे एक इलॉजिकल सा डायलॉग सुनाकर उसे थप्पड़ मार देती है, ये कहकर कि वो उस ब्रेड को पेश नहीं करना चाहती। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि डेविड मैग के साथ हो रहे इन सब अत्याचारों को देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और इसलिए वो अगले दिन चुपचाप से मैग को देखने के लिए उस बेसमेंट में जाता है। और वो वहाँ देख करके हैरान हो जाता है कि वहाँ पर उसके उन 3 भाइयों के अलावा वहाँ पर पड़ोसी दोस्त भी आए हुए थे और वो सारे बच्चे उसे बहुत बुरी तरह लात घूंसों से मार रहे होते हैं और मैग बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होती है, वो अपना ठीक से बचाव भी नहीं कर सकती। डेविड के लिए अब ये सब बहुत ज़्यादा हो गया था, अब इसके लिए बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए वो रात के समय अपनी मॉम से ये सारी बातें शेयर करने की सोचता है, बट उसकी मॉम गहरी नींद में होती है इसलिए वो उनसे ये बात नहीं बता पाता। इसके बाद डेविड उसकी मदद करने के लिए सोचता है और अगले दिन वहाँ पहुँचता तो वो देखता है कि रूथ और उसके तीनों बेटों से बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं, जिसमें से उसका एक लड़का उसको एक पिन के जरिए उसके शरीर पर कट बना रहा होता है और दूसरी तरफ रूथ उससे कहती है कि ये सब उसके लिए काफ़ी नहीं है और वो जाकर के अपनी जलती हुई सिगरेट को उसके बदन से छुआने लगती है, जिसके दर्द से वो काफ़ी ज़्यादा कराने भी लगती है। डोरबेल रिंग बजती है तो यहाँ पर वो अपने बेटे को उसे देखने के लिए भेजती है, बट यहाँ पर डेविड उसे समझाता है कि तुम्हें इस तरह से अपने बेटे को नहीं भेजना चाहिए, तुम्हें खुद जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कि कोई पुलिस वाला आया हुआ हो, क्योंकि जिस तरह की अभी तुम हरकतें कर रही हो सकता है किसी ने शिकायत की हो, तो तुम बेफिक्र होकर के जाओ और जाकर उस पुलिस वाले से बात करो, तब तक मैं इसे गार्ड करता हूँ। और यहाँ पर रूथ ऊपर जाकर के उस ऑफिसर जेनिंग से बात करती है और उसको चूरन की गोली दे देती है, ये कहकर कि वो दोनों बहनें अभी शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई हैं। दूसरी तरफ डेविड मैग को काफ़ी कुछ समझाता है, वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, इस तरह से तुम कब तक सहती रहोगी। डेविड उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। इसके लिए वो उसे चाकू पकड़ाता है, उसे कहता है कि तुम इस चाकू से इस रस्सी को काट लेना और रात के टाइम में मैं बेसमेंट का दरवाजा खुला छोड़ दूंगा जहाँ से तुम भाग सकती हो, और साथ ही साथ वो उसे कैश भी देता है। बट यहाँ पर मैग उसके लिए मना करती है, वो उससे कहते हैं कि जहाँ पर हम पहली बार उस नदी के किनारे मिले थे वहीं पर तुम बड़े से पत्थर के नीचे रख देना, जिसके लिए डेविड मान जाता है। और वो उससे कहता है कि तुम अपनी बहन सुजैन की चिंता मत करो, जब तुम यहाँ से निकल जाओगी सही सलामत तो तुम पुलिस वालों की सहायता से तुम अपनी बहन को भी बचा पाओगी। डेविड जब अगले दिन उस नदी किनारे उस पत्थर को उठा करके देखता है तो वो उसे पता चलता है कि वो पैसे अभी भी वैसे के ही वैसे रखे होते हैं, जिसे देख करके वो समझ जाता है कि मैग भागने में कामयाब नहीं हो पाई है। इसके लिए वो दोबारा उस रूथ के घर पर जाता है और जब वो बेसमेंट में जब जाता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर रूथ अपने बेटे से मैग का रेप करा रही होती है और दूसरी तरफ उसके और भी पड़ोसी दोस्त आए हुए होते हैं जो उन सारी चीज़ों का तमाशा देख रहे होते हैं। मैग की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और वो बेहोश होने वाली होती है, उसकी हालत इतनी भी नहीं होती है कि वो खुद को बिल्कुल भी हिला पाए। दूसरी तरफ रूथ बताती है कि उसने पिछली रात भागने की कोशिश की थी, इसी वजह से उसे ये सजा दी जा रही है ताकि अगली बार वो ऐसा सोचे भी ना, और अगर उसने ऐसा सोचा भी तो उसकी बहन सुजैन के साथ वो बहुत बुरा करेंगे। बट फिर भी उसे इस बात से तसल्ली नहीं होती है रूथ को, और इसलिए वो अपनी हेयरपिन निकालती है और उसे गर्म करके उसके पेट पर ये लिख देती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उसे इस बात पर गर्व है। इतना सब लिखने के बाद भी उसे कोई तसल्ली नहीं होती है, इसलिए उसके गंदे से दिमाग में और भी कुछ बहुत ही ज़्यादा गंदा ख्याल आता है और वो सोचती है कि क्यों ना इसके प्राइवेट पार्ट को जला दिया जाए ताकि ये कभी भी किसी और लड़की की तरफ प्यार से देख ना सके और ना ही कोई और लड़का इसे प्यार कर पाए। रूथ कहती है कि आज के बाद ना तो तुम कभी शादी कर पाओगी और ना ही कभी अपनी फैमिली बना पाओगी और ना ही तुम्हें कभी किसी का प्यार मिल पाएगा, मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी। और इसके वो जलाने की बात करती है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर डेविड बहुत ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो जाता है। वो उसे रोकने के लिए कहता है बट वो वहाँ नहीं रुकती। इसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है ताकि वो बाहर से मदद ले सके, और इसलिए यहाँ पर उसे पकड़ लिया जाता है, वो पकड़ के उसे बांध देते हैं और उसे ज़बरदस्ती वो सारा टॉर्चर का नज़ारा दिखाते हैं। इसके बाद वो किचन से उस फ्लेयर गन को लेकर के आती है, मैग के पूरे होश और हवास में उसके प्राइवेट पार्ट को जला देती है। मैग चिल्ला करके वहाँ पर बेहोश हो जाती है, चीख कर बेहोश हो जाती है। रूथ वहाँ पर डेविड को बांधकर वहीं पर फेंक देती है और साथ ही साथ सुजैन को भी मैग के पास छोड़ करके उनको बंद करके वहाँ से चली जाती है। जब डेविड को होश आता है तो वो जल्दी से अपनी रस्सियों को खोलता है और रस्सी खोलने के बाद वो उससे बात करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि रूथ की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है
इतना सारा दर्द उसकी दिमागी क्षमता के बाहर होता है, वो बिल्कुल भी अब बोल तक नहीं पा रही होती है। दूसरी तरफ सूजन उसे बताती है कि उस दिन उसके पास भागने का पूरा मौका था, बट सूजन बताती है कि मेरे को बताया था कि वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, इसलिए वो मुझे किसी भी हालत में उन सब के पास छोड़ना नहीं चाहती थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। उस दिन अगर वो चली जाती तो बच जाती। तो यहाँ पर डेविड उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और उसके बाद वो अपना दिमाग चलाता है ताकि वो वहाँ से निकल सके। इसके लिए वो एक बर्तन लेता है जिसमें काफ़ी सारी रुई इकट्ठी करने के बाद वो पटाखे इकट्ठे करता है, उनको जला देता है। पटाखे के शोर से डेविड के घर वालों आवाज़ चली जाती है और दूसरी तरफ उस रुई के जलने से इतना सारा धुआं होता है जिससे डेविड के घरवाले पुलिस ऑफिसर को फ़ोन कर देते हैं। दूसरी तरफ इतना सारा धुआं देखने के बाद रुथ नीचे आती है और जैसे ही वो नीचे दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है, डेविड उसके ऊपर एक छड़ी से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ उसका बेटा आ जाता है जिससे उसकी हाथापाई होती है और उसे वो डेविड को बहुत मारता है। उसके बाद वो अपना चाकू निकाल कर उसके गले पर रखता ही है कि इतने में वहाँ पर ऑफिसर जेनिंग्स आ जाते हैं जो उसे सरेंडर करने को कहते हैं और उसके बाद वो उन सभी बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। और यहाँ पर डेविड सारी वारदातें बताता है, वो सब कुछ बताता है जो कुछ भी टॉर्चर इन सब के साथ हुआ था। सर जेनिंग्स सूजन को लेकर के जाते हैं और तब तक के लिए डेविड को मे के पास रुकने के लिए कहते हैं ताकि वो एम्बुलेंस बुला सके। डेविड उसके पास लेटता है और उससे बात करता है। तो यहाँ पर मैग उससे कहती है कि क्या तुम उसका और उसकी बहन सूजन का ख्याल रखोगे? तो यहाँ पर डेविड उससे कहता है कि हाँ मैं रखूंगा और तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैग कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और डेविड भी उससे कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ पर मैग अपना दम तोड़ देती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर डेविड उस पेंटिंग को लेकर के इस बारे में याद कर रहा होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरी की पूरी स्टोरी एक रियल लाइफ सिल्विया की मर्डर केस पर आधारित थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी मौत की वजह खाना न मिलने की वजह से कुपोषण, बेहिसाब दर्द, शॉक और ब्रेन सेल्स के डैमेज हो जाने की वजह से हुई थी। और इसी के भी साथ अगर इतना ज्यादा मेंटली और फिजिकली अगर टॉर्चर किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी इतना सह पाएगा जितना कि सिल्विया ने सिर्फ अपनी छोटी बहन की खातिर साथ। बट आखिरकार 26 अक्टूबर 1965 को इस दर्द से रिहा हो जाती है। तो यार कमेंट में जाकर जरूर बताना कि आप लोगों को स्टोरी